हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कैसे जर्मनी और इटली बने और एक टाइमलाइन की जिसमें रेवोल्यूशन हुआ और पार्लियामेंट बने और कैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलिए आज बात करते हैं यूरोपीय इतिहास के एक ऐसे दौर की जो तूफानों से भरा था। ये वो वक्त था जब उदारवाद और राष्ट्रवाद जैसे नए नए विचार पुरानी राजशाही की जड़ों को हिला रहे थे। मतलब पूरा का पूरा यूरोप एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख की कही ये लाइन ये इस पूरे दौर को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब सोचिए, एक जगह उठी चिंगारी कैसे पूरे महाद्वीप में आग की तरह फैल सकती थी। तो आज हम यही देखेंगे कि फ्रांस की वो एक छींक क्या थी जिसने पूरे यूरोप में क्रांति का बुखार फैला दिया। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सारा एक्शन शुरू हुआ। फ्रांस, यही वो जगह थी जहां से एक के बाद एक क्रांति की लहरें उठीं। अब जरा देखें कि ये डोमिनो इफेक्ट कितनी तेजी से काम करता है। जुलाई 1830 में फ्रांस में उथल-पुथल होती है, एक नया संवैधानिक राजतंत्र बनता है और इसकी खबर जैसे ही ब्रुसेल्स पहुंचती है वहां भी विद्रोह शुरू हो जाता है। नतीजा, बेल्जियम नीदरलैंड से अलग होकर एक नया देश बन गया। एक छींक और असर दिखना शुरू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात सिर्फ राजनीतिक बदलाव की नहीं थी। इन क्रांतियों के पीछे एक बहुत गहरी, बहुत इमोशनल आग जल रही थी और वो थी राष्ट्रवाद की आग। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में देखने को मिलता है। अब ये जो पेंटिंग है ना, ये कमाल की चीज है। ये हमें बताती है कि कला कैसे क्रांति का एक हथियार बन सकती है। यूजीन डेलाक्रॉइक्स जैसे आर्टिस्ट्स ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए यूनान में हो रहे अत्याचारों को पूरी दुनिया को दिखाया। उन्होंने इस लड़ाई को ऐसे पेश किया मानो ये पूरी यूरोपियन सभ्यता को बचाने की जंग हो। और ये जुनून सिर्फ कैनवस तक ही सीमित नहीं था। लॉर्ड बायरन जैसे मशहूर कवि तो सच में यूनान की आजादी के लिए लड़ने चले गए और वही अपनी जान दे दी। जरा सोचिए कितना जबरदस्त और इंटरनेशनल सपोर्ट रहा होगा। और इसी समर्थन का नतीजा था 1832 की कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, जिसने आजाद यूनान को मान्यता दी। तो ये जो राष्ट्रीय पहचान की एक नई फीलिंग थी, ये सिर्फ लड़ाइयों और राजनीति से नहीं बनी थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन भी था, एक ऐसी कल्पना शक्ति जिसने लोगों को एक राष्ट्र के तौर पर एक साथ जोड़ दिया। इस आंदोलन का नाम था रोमांटिसिज्म। इसने कहा कि एक राष्ट्र सिर्फ सीमाओं से नहीं बल्कि एक साझा आत्मा, एक साझे अतीत से बनता है। इसने लोक कथाओं, संगीत और भाषा को राष्ट्रीय पहचान बनाने का एक बहुत ताकतवर औजार बना दिया। इसका एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण हमें पोलैंड में मिलता है। उस वक्त पोलैंड एक आजाद देश नहीं था। जब रूसी शासकों ने स्कूलों में पोलिश भाषा पर बैन लगा दिया तो यही भाषा बगावत का सबसे बड़ा हथियार बन गई। कैरोल कुरपिंस्की जैसे संगीतकारों और चर्च के पादरियों ने इसे जिंदा रखा और देखते ही देखते पोलिश भाषा रूसी दबदबे के खिलाफ संघर्ष का एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। अब कहानी में एक और बहुत जरूरी एंगल आता है। आम आदमी की मुश्किलें, गरीबी और भूखमरी। पूरे यूरोप में फैली इस तंगी ने एक ऐसे बारूद के ढेर को तैयार कर दिया था जिसमें बस एक चिंगारे की देर थी। ये तस्वीर ये उस दौर के आम लोगों की कहानी कहती है। किसानों से लेकर शहर के मजदूरों तक हर कोई परेशान था। तो समझिए, ये सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं थी, ये पेट की भी लड़ाई थी। तो आखिर ये संकट आया क्यों? देखिए, कई सारी चीजें एक साथ हो रही थीं। आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पर नौकरियां थी नहीं। इंग्लैंड की मशीनों से बना सस्ता सामान बाजार में आ गया था, जिससे छोटे कारीगर बर्बाद हो गए थे। ऊपर से किसान सामंती कर्जों के बोझ तले दबे थे। और मानो इतना काफी नहीं था, फसलें भी खराब हो गईं, जिससे खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे। इस हताशा और गुस्से को सिलेसिया के बुनकरों की कहानी से समझा जा सकता है। 1845 में जब उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत की सही मजदूरी मांगी तो जवाब में उन पर गोलियां चला दी गईं। 11 लोग मारे गए। ये घटना उस दौर की नाउम्मीदी को दिखाती है। और फिर आया साल 1848। इस साल ये सारी ताकतें, उदारवादी विचार, राष्ट्रवाद का जुनून और आम लोगों का गुस्सा एक साथ मिल गईं।
और इन सब के मिलने से उठी यूरोपीय इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे व्यापक क्रांतिकारी लहर। लेकिन एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। 1848 की ये जो क्रांतियां थीं, ये असल में दो अलग-अलग आंदोलन थे जो एक साथ चल रहे थे। एक तरफ थे गरीब, मजदूर और किसान जो भूख और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ था पढ़ा लिखा मिडिल क्लास जो संविधान और एक राष्ट्र के तौर पर जुड़ने की मांग कर रहा था। ये नंबर देखिए, 831। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सपने का, एक बहुत बड़ी कोशिश का प्रतीक है। ये 831 वो लोग थे जो फ्रैंकफर्ट संसद के लिए चुने गए थे। ये जर्मन भाषा बोलने वाले अलग अलग इलाकों से आए थे और इनका मकसद था मिलकर एक लोकतांत्रिक एकीकृत जर्मनी का संविधान बनाना। वाकई ये एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन जर्मनी में उदारवादियों का ये सपना टूट गया जब संसद ने प्रुशिया के राजा को नए जर्मनी का ताज पहनाना चाहा, तो उन्होंने मना कर दिया। पुरानी राजशाही ताकतें फिर से हावी हो गईं और इस संसद को जबरदस्ती भंग कर दिया गया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ बेकार गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही इन क्रांतियों को उस वक्त दबा दिया गया हो, लेकिन इन्होंने यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया था। पुरानी ताकतें समझ गईं कि अब पहले जैसा राज नहीं चल सकता। हैब्सबर्ग और रूस जैसे साम्राज्यों में बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी गई और राजाओं को भी उदारवादियों को कुछ ना कुछ रियायतें देनी ही पड़ी। कभी सोचा है कि आज हम दुनिया के नक्शे पर जो देश देखते हैं वो हमेशा से ऐसे थे? नहीं। आज हम जरा समय में पीछे चलेंगे और जानेंगे कि ये जो आधुनिक यूरोपियन राष्ट्र हैं, ये आखिर बने कैसे। ये कहानी है, आप समझिए, तलवार की, राजनीति की और एक ऐसी नई पहचान की जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही है, आखिर एक देश का जन्म होता कैसे है? क्या ये कोई रातों रात होने वाली बात है, या फिर इसे खून और पसीने से, मतलब सदियों तक सींचा जाता है? चलिए यूरोप के इतिहास में उतरकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा एक ऐसे यूरोप की कल्पना कीजिए जो देशों में नहीं बल्कि बड़े बड़े साम्राज्यों और राजघरानों में बटा हुआ था 19वीं सदी से पहले। सच तो यही था, लेकिन फिर एक बहुत ही शक्तिशाली विचार ने जन्म लिया जिसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। ये एक ऐसा विचार था कि भाई, जिन लोगों की भाषा, संस्कृति और इतिहास एक जैसा है, उनका अपना एक देश क्यों नहीं होना चाहिए? बस इसी एक विचार ने, समझिए, पूरे यूरोप में एक आग सी लगा दी। और इस राष्ट्रवादी आग को हकीकत में बदलने का शायद सबसे बड़ा, सबसे दमदार उदाहरण है जर्मनी। एक ऐसा राष्ट्र जिसे सचमुच खून और लोहे से गढ़ा गया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं। एकीकरण से पहले की बात करें तो जर्मनी नाम का कोई एक देश था ही नहीं, बल्कि तो जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है 39 छोटे बड़े राज्यों का एक बिखरा हुआ सा समूह था। और इन सब में एक राज्य था प्रशिया, यानी प्रशिया, जो अपनी जबरदस्त सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था। और जानते हैं, उसी ने इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक करने का बीड़ा उठाया। और इस पूरे मिशन को जो लीड कर रहा था वो था एक ऐसा शख्स जिसने यूरोप का इतिहास ही बदल के रख दिया, ओटो वॉन बिस्मार्क, प्रशिया का चांसलर। देखिए, बिस्मार्क का मानना बहुत साफ था। उसका कहना था कि बड़े फैसले बहसों और वोटों से नहीं होते, नहीं, वो तो लोहे और खून से लिए जाते हैं, मतलब सीधा सीधा युद्ध और सैन्य शक्ति से। और हाँ, बिस्मार्क सिर्फ बातें करने वालों में से नहीं था। उसने अपनी इस लोहे और खून की नीति को पूरी तरह से अमल में लाया। सोचिए, सिर्फ 7 साल के अंदर, सिर्फ 7 साल में उसने 3 बड़े और निर्णायक युद्ध लड़े। पहले डेनमार्क को हराया, फिर ऑस्ट्रिया को, और आखिर में उस वक्त के शक्तिशाली फ्रांस को भी धूल चटा दी। उसने बाकी जर्मन राज्यों को एकदम साफ साफ दिखा दिया कि अगर भविष्य है तो वो प्रशिया के साथ ही है। और फिर आया वो पल, वो ऐतिहासिक पल जिसने सबको हैरान कर दिया। तारीख थी जनवरी 1871। फ्रांस को हराने के बाद पेरिस के उसी शानदार वर्साई महल में, सोचिए, दुश्मन के घर में प्रशिया के राजा काइसर विल्हम प्रथम को एक एकजुट जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया गया। ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, नहीं, ये पूरी दुनिया को एक नए और ताकतवर जर्मनी के उदय का ऐलान था। अच्छा, तो जर्मनी की इस फौलादी कहानी से अब जरा बाहर निकलते हैं और चलते हैं इटली के थोड़े भावुक और नाटकीय सफर पर। जर्मनी की तरह इटली भी बिखरा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे जोड़ने का तरीका वो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा जटिल और रंगीन था। उस समय की बात करें तो इटली बस एक ज्योग्राफिकल टर्म था, कोई देश नहीं।
इसका जो उत्तरी हिस्सा था वो ऑस्ट्रिया के कब्जे में, बीच में चर्च यानी पोप का शासन था और दक्षिण में स्पेन के राजाओं का राज। मतलब एक इतालवी होने का जो विचार था ना, वो बस कवियों और क्रांतिकारियों के सपनों में ही जिंदा था। तो इस बिखरे हुए सपने को हकीकत में बदलने का क्रेडिट जाता है 3 बड़े नायकों को। सबसे पहले थे जुसेप्पे मैज़ीनी, जिन्हें इस आंदोलन की आत्मा कहा जा सकता है। उन्होंने यंग इटली जैसे सीक्रेट संगठन बनाए और युवाओं के दिलों में आजादी की आग जला दी। फिर आए काउंट कैवूर, एकीकरण का दिमाग। वो एक बेहद चतुर प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी और सही समय पर फ्रांस से दोस्ती करके ऑस्ट्रिया को उत्तर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और फिर आते हैं इस कहानी के तीसरे हीरो, जिन्हें हम कह सकते हैं एकीकरण की तलवार, जुज़ेप्पे गैरिबाल्डी। वो कितने करिश्माई योद्धा थे कि उनकी एक आवाज पर हजारों आम लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे। उनकी सेना अपनी लाल रंग की शर्ट की वजह से रेड शर्ट्स के नाम से बहुत मशहूर हुई। ये जो मशहूर कार्टून है ना, ये उसी ऐतिहासिक पल को दिखाता है। गैरिबाल्डी ने अपनी छोटी सी सेना के साथ पूरे दक्षिण इटली पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो खुद राजा नहीं बने। उन्होंने पूरा जीता हुआ इलाका सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसा इस तस्वीर में दिख रहा है कि वो इटली के नक्शे को, जो एक जूते की तरह दिखता है, राजा को पहना रहे हैं। और आखिरकार इन तीनों की मेहनत रंग लाई। साल था 1861, जब विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एक एकीकृत इटली का पहला राजा घोषित किया गया। हाँ, ये बात सही है कि रोम और वेनिस को पूरी तरह से जुड़ने में कुछ साल और लगे, पर कह सकते हैं कि सदियों के बाद इटली एक राष्ट्र के रूप में फिर से जी उठा था। चलिए अब हमारी आखिरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो है ब्रिटेन की। और ये इन दोनों से बिल्कुल अलग है। यहाँ राष्ट्र का निर्माण किसी क्रांति या अचानक हुए युद्ध से नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही धीमी, सोची समझी और सदियों तक चली एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया से हुआ। जैसा मैंने कहा, ब्रिटेन का बनना कोई एक झटके वाला काम नहीं था। ये एक बहुत लंबी, खींची हुई कहानी है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड जैसे एकदम अलग-अलग राष्ट्रों और संस्कृतियों को धीरे धीरे एक झंडे के नीचे लाया गया। अगर इस प्रोसेस की जड़ों को देखें तो वो 1688 में मिलती हैं, जब इंग्लैंड की संसद ने राजा से सारी सत्ता छीन ली। फिर आया साल 1707, जब एक्ट ऑफ यूनियन नाम के कानून के जरिए स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ मिला दिया गया। यहीं से ग्रेट ब्रिटेन का जन्म हुआ। और आखिर में 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती इस संघ में शामिल किया गया। एक ऐसा फैसला जिसकी कड़वाहट इतिहास में आज तक महसूस की जाती है। अब सिर्फ जमीन को जोड़ना काफी नहीं था, एक नई ब्रिटिश पहचान को भी गढ़ना था। इसके लिए क्या किया गया? यूनियन जैक का झंडा बनाया गया, गॉड सेव द किंग जैसा राष्ट्रगान लाया गया और अंग्रेजी भाषा को पूरे संघ पर एक तरह से थोप दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड की जो अपनी पुरानी भाषाएं और संस्कृतियां थीं, वो धीरे धीरे हाशिए पर चली गई। तो अब हमने देख लिया कि कैसे 3 बिल्कुल अलग अलग राष्ट्रों ने जन्म लिया, एक खून और लोहे से, दूसरा जुनून और कूटनीति के मेल से, और तीसरा समय और कानून की एक लंबी प्रक्रिया से। चलिए अब इन तीनों रास्तों की एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। ये जो टेबल है, ये पूरी कहानी का सार एक ही जगह पर बता देती है। देखिए, एक तरफ है जर्मनी, जिसे सैन्य ताकत ने सिर्फ 7 साल में बना दिया, और इसके पीछे था बिस्मार्क का दिमाग। फिर है इटली, जिसे बनने में दशकों लगे, और इसमें कावूर की कूटनीति और गैरिबाल्डी के विद्रोह का संगम था। और आखिर में है ब्रिटेन, जिसे अंग्रेजी संसद ने सदियों की एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया से धीरे धीरे बनाया। सोचिए, क्या कोई एक आइडिया, कोई एक विचार इतिहास का रुख बदल सकता है? या फिर क्या कोई एक पेंटिंग किसी देश को या तो एक कर सकती है या फिर उसे जंग की आग में झोंक सकती है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आर्ट और आइडियाज ने नेशनल प्राइड से लेकर वर्ल्ड वॉर तक पूरी हिस्ट्री को एक नया मोड़ दे दिया। ये सवाल थोड़ा गहरा है ना, कि भाई एक देश को ड्रॉ कैसे किया जाए जब कोई देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा ना हो बल्कि एक एहसास हो, एक पहचान हो, तो उससे कैनवस पर कैसे दिखाएंगे? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो बात है 19वीं सदी की। उस दौर के कलाकारों ने बिल्कुल यही करने की कोशिश की। उन्होंने देशों को, राष्ट्रों को एक इंसानी चेहरा दे दिया। ये जो हम देख रहे हैं, ये हैं जर्मेनिया। ये उस वक्त के बिखरे हुए जर्मन राष्ट्र का सिंबल थी।
मतलब ये सिर्फ एक औरत की तस्वीर नहीं थी, ये तो बिखरे हुए लोगों के एक होने के सपने को एक चेहरा देने की जबरदस्त कोशिश थी। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ आर्ट नहीं था, ये इससे कहीं बढ़ के था। ये एक पेंटिंग के जरिए एक देश को बनाने की कहानी थी, एक ऐसे जर्मनी की कहानी जो एक होने का सपना देख रहा था। अच्छा, जिस टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया उसे कहते हैं एलेगरी या रूपक। आसान भाषा में कहें तो किसी ऐसे आइडिया को जिसे आप छू नहीं सकते, उसे एक इंसान या चीज की शक्ल दे देना। और सोचिए, उस जमाने में जब ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तब ये तस्वीरें एक विजुअल भाषा बन गई, एक ऐसी भाषा जो लोगों को पहचान देती थी और उन्हें एक दूसरे से जोड़ती थी। और पता है इन पेंटिंग्स की सबसे दिलचस्प बात क्या थी? इनमें हर छोटी से छोटी चीज का कोई ना कोई मतलब होता था। तो चलिए जरा जासूस बनकर जर्मेनिया की इस पेंटिंग के सीक्रेट कोड्स को क्रैक करते हैं, मतलब इसके सिंबल्स को समझते हैं। ये देखिए, हर सिंबल की अपनी एक कहानी है। जैसे टूटी हुई जंजीरें, इसका मतलब है आज़ादी, और सिर पर जो बलूत के पत्तों का ताज है वो हीरोइज्म यानी वीरता का प्रतीक है। ये एक ऐसी विजुअल भाषा थी जिसे हर कोई समझ सकता था। इसने जर्मन लोगों को एक कॉमन पहचान दी, एक मकसद दिया। तो यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो है मैसेज में छुपा हुआ बैलेंस। एक तरफ तलवार है जो कहती है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसी तलवार पर जैतून की टहनी लिपटी है जो कहती है कि हम शांति भी चाहते हैं। मतलब ये एक ऐसा देश था जो आज़ाद और ताकतवर तो बनना चाहता था, पर शांति के साथ। एक बहुत ही नाजुक बैलेंस था ये। लेकिन देश को एक करने का ये खूबसूरत आइडिया हमेशा इतना पॉजिटिव नहीं रहा। कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और ये ट्विस्ट काफी डार्क है। 19वीं सदी खत्म होते होते नेशनलिज्म का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। वो लिबरल डेमोक्रेटिक वाली भावना कहीं खो गई। अब ये सिर्फ एकता की बात नहीं रही, बल्कि ये हम बनाम वो वाली एक तंग और आक्रामक सोच बन गई थी। ये लाइन उस बदलाव को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब जो ग्रुप्स पहले आजादी के लिए मिलकर लड़ रहे थे, अब वो एक दूसरे से ही लड़ने को तैयार थे। जो प्राइड था वो अब इंटॉलरेंस में बदल चुका था, गर्व असहिष्णुता बन गया था। और ये पेंटिंग इस निराशा को, इस टूटे हुए सपने को बखूबी दिखाती है। ये है 1850 की गिरी हुई जर्मेनिया। अब वो गर्व से खड़ी नहीं है, बल्कि जमीन पर हताश टूटी हुई पड़ी है। ये नेशनलिस्ट उम्मीदों के बिखरने और आने वाले तूफान का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। इस नए अग्रेसिव नेशनलिज्म में एक और खतरनाक चीज आकर मिल गई, एक ऐसी ताकत जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दी, और वो था इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। इंपीरियलिज्म का सीधा सा मतलब था दुनिया के दूसरे इलाकों पर कब्जा करके अपनी ताकत बढ़ाना। हर बड़ा देश ट्रेड, रिसोर्सेज और मिलिट्री पावर के लिए दूसरे देशों पर कंट्रोल चाहता था। ये कुछ ऐसा था जैसे अग्रेसिव नेशनलिज्म की आग में घी डाल दिया गया हो, जिसने इस कंपटीशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। जरा इस मैप को देखिए, ये उस दौर की इंपीरियल सोच का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये ब्रिटिश एम्पायर की ताकत और उसकी ग्लोबल पहुंच का जश्न मना रहा है। और इसमें ब्रिटानिया, जो कि ब्रिटेन का सिंबल है, वो ग्लोब के ऊपर बैठी है जैसे पूरी दुनिया उसकी है। और एक बार फिर सिंबल्स पर ध्यान दीजिए। ब्रिटानिया पूरी दुनिया के ऊपर है। जो कॉलोनीज हैं उन्हें बाघ, हाथी और जंगल की तस्वीरों से दिखाया गया है, मानो उन्हें सभ्य बनाने की जरूरत हो। और आयरनी देखिए, फरिश्ते फ्रीडम यानी आजादी का बैनर लिए घूम रहे हैं। मतलब ये दिखाया जा रहा था कि उनका राज दूसरों को आजाद करने के लिए है। बस इसी सोच ने ब्रिटेन, जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसी बड़ी ताकतों के बीच एक खतरनाक रेस शुरू कर दी। हर किसी को ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज, ट्रेड रूट्स और मिलिट्री ताकत चाहिए थी, और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे नेशनल प्राइड और इंपीरियल एम्बिशन के इस कॉकटेल ने दुनिया को एक भयानक तबाही की तरफ धकेल दिया। 1871 के बाद यूरोप में नेशनलिस्ट टेंशन का हॉटस्पॉट बना एक इलाका जिसे बाल्कन कहते थे। ये एक ऐसा एरिया था जहां बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते थे और बड़ी बड़ी ताकतें यहां अपना कंट्रोल चाहती थीं। सच कहें तो ये एक बारूद के ढेर जैसा था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। नेशनलिज्म, जो कभी एकता का एक खूबसूरत सिंबल था, जब वो इंपीरियलिज्म के लालच से मिला तो 1914 ने उसने पूरे यूरोप को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आग में झोंक दिया। एक खूबसूरत सपना,
एक भयानक हकीकत में बदल चुका था। तो ये पूरी कहानी हमें आज एक बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। झंडे, नेशनल एंथम, स्टैचूज, ये सारे सिंबल्स आज भी हमारी दुनिया का हिस्सा हैं, है ना? तो सवाल ये है कि हम इन सिंबल्स का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए कैसे कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये हमें बांटने का हथियार बन जाए।